इसके बाप का हिंदुस्तान है क्या? पागल है। उसको पहले भैंस का गोश्त खिलाना चाहिए। मदरसों में हिंदुस्तान का झंडा लहराता है। एमआईएम आने से रियासत की सियासत में कुछ फर्क पड़ सकता है। आदाब नाज़रीन, A1 टीवी की जानिब से आज मैं मौजूद हूँ बेंगलुरु शहर में और रियासत की जो माइनॉरिटी ऑफिस है, मैं उस ऑफिस में, उस दफ्तर में मौजूद हूँ और KPCC के माइनॉरिटी प्रेसिडेंट जनाब सईद अहमद साहब मेरे सामने मौजूद हैं। सर, A1 टीवी रायचूर का जो वाहिद उर्दू टीवी चैनल है, खासकर मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। A1 टीवी उर्दू में आपका इस्तेमाल। शुक्रिया। जैसा कि आप बखूबी जानते हैं, हाल ही में हमारे शहर रायचूर में भी कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा कन्वेंशन हुआ और भी कई डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस पार्टी के कन्वेंशन और प्रोग्राम हो रहे हैं। क्या कांग्रेस फिर से इख्तियार के लिए इतनी जद्दोजहद कर रही है? देखिए, DK शिव कुमार साहब के सदर बनने के बाद में हालांकि उनको सदर ऐसे वक्त पर बनाया गया था जबकि कोविड का मामला बहुत सीरियस चल रहा था। कहीं भी हम लोग 50 लोग भी जमा नहीं सकते। फिर भी DK शिव कुमार साहब ने रिस्क लेकर के उनका जो चार्ज लेने का उन्होंने प्रोग्राम किया था, प्रतिज्ञा प्रोग्राम, कई करोड़ लोग कर्नाटक में उसको देखने का उनको एक मौका मिला और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और दूसरी बात यह है कि कोविड के रहने के बावजूद भी शिव कुमार साहब ने अपनी मेहनतों से पार्टी को जगा के रखा, किसी को खामोश बैठने नहीं दिया, सबको कुछ ना कुछ काम देके, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी देके काम करवाया। और जहाँ तक के इख्तिदार में आने का सवाल है, हर पार्टी यही चाहती है कि वो इख्तिदार में आए। अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनी हुई है, इट इज़ नॉट ए पॉपुलरली मैंडेटेड सरकार। लोगों के सपोर्ट से, लोगों का सपोर्ट लेकर के जीत के आई हुई सरकार नहीं। जैसा कि सिद्धरामैया साहब जीत करके आए थे कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। उन्होंने हमारे 17 MLAs को पैसा वैसा लेकर के खींच लिया, उनको रिजाइन करवाया और पैसा लेकर के फिर से वो जीत करके आया, फिर उनकी सरकार बनी। तो यहाँ पर आप अभी भी जाकर के KPCC ऑफिस में देख सकते हैं कि जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होने वाले हैं उसके लिए तैयारी चल रही है। कल से लगातार पूरे डिस्ट्रिक्ट के MLAs, MLCs, ex-MLCs, डिफीटेड MLAs, डिफीटेड MLCs जो भी थे, उन सबको बुला करके मीटिंग किया जा रहा है और आज भी मीटिंग चल रही है। जहाँ तक कि कांग्रेस का इख्तियार में आने का सवाल है, कर्नाटक में लोग BJP की सरकार से बेजार हो चुके हैं, तंग हो चुके हैं, इसलिए कि जिस तरह से गैस का की कीमत बढ़ाई गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई, डीजल की कीमत बढ़ाई गई। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस की सरकार जब थी तो पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ी और इतनी नहीं बढ़ी जिससे कि लोग फुटपाथ पे आ गए। तो किसी को काम करने के लिए काम धंधा नहीं है, बहुत सी फैक्ट्रीज बंद हो गई, बहुत से लेबर्स को फुटपाथ पे रहना पड़ रहा है, उनके लिए जीने के लिए कोई असासा नहीं है। तो आज की हालत ऐसी है, इसलिए किसी भी हालत में BJP को हराना हमारा फर्ज है। जब इतनी जद्दोजहद कर रही है तो क्या माइनॉरिटी के लिए कुछ चेंजेस आए? 100% माइनॉरिटीज़ के लिए चेंजेस थे, हैं और रहेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ माइनॉरिटीज़ को नहीं बल्कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस और मेजर कम्युनिटीज़ को भी साथ देती है। हमेशा लोगों का तो कहना ये होता है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ वोट बैंक की तरह माइनॉरिटी को इस्तेमाल करती है। देखिए, जनरली कांग्रेस पार्टी को मुसलमान वोट करते हैं, माइनॉरिटीज़ वोट करते हैं। अब चूँकि हर हमेशा माइनॉरिटीज़ कांग्रेस पार्टी को वोट करते हैं, इन लोगों ने इसको एक वोट बैंक बना दिया। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी वोट बैंक तो बहुत है।
शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब भी है, बैकवर्ड क्लासेस भी हैं, मेजर कम्युनिटी भी हमारी वोट बैंक है। अभी जब आप मुसलमानों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई खास मुसलमानों के लिए स्कीमात वगैरह भी तो नहीं लाती। हमारी सरकार जब थी 2013 में जब हम जीत करके आए तो 2750 करोड़ का बजट माइनॉरिटीज़ के लिए था, माइनॉरिटीज़ वेलफेयर के लिए। अब जाकर के आप पूछे कितना बजट है, 900 करोड़ है। तो इसमें ये कहना गलत होगा कि माइनॉरिटीज़ के लिए कोई स्कीम। टिकट देने में भी हमेशा रसाकसी होती है। टिकट देने का एक मामला ऐसा है, ना सिर्फ एमएलए एमपी बल्कि ग्राउंड लेवल आप पंचायत में जाइए या चाहे आप काउंसिल में जाइए, हर जगह मुसलमानों को टिकट देने की रसाकसी चल रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले बार 5 MLC के मुसलमान थे। रहमान खान साहब एमपी थे, अब नासिर हुसैन साहब एमपी थे। MLC सोसाइटी का मामला ऐसा है कि हमारी स्ट्रेंथ असेंबली में जितनी होती है उतने हम लोग MLC और MPs बना सकते हैं, मगर क्योंकि स्ट्रेंथ कम हुई है इसलिए ये भी कमी होगी, इसमें भी कमी होगी। और ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को सीट नहीं दिया जाता। पिछली बार असेंबली इलेक्शंस में रहमान खान साहब की क़यादत में और हमारी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से सारे मुसलमान लीडर बैठ करके पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूंसी आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद में सिटिंग है तो सिटिंग अगर जीत सकता है तो उसका नाम डालते हैं, नहीं तो जो जीतने के चांसेस हैं, जीत सकता है 100%, ऐसे आदमी का नाम डालते हैं। ये सिर्फ टिकटों के लिए होता सर, क्या अगर दूसरे कहीं भी अगर चेयरमैन हैं और उन लोगों को सबको चेयरमैन बनाया था। तो ये सवाल मैं खास तौर पे इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे शहर की बात करता हूँ, हाल ही में समीर को चेयरमैन बनने के लिए बहुत चांसेस थे, बावजूद उसके माइनॉरिटी डिपार्टमेंट उसे कुछ सपोर्ट करेगी। कौन सा चेयरमैन की बात कर रहे हैं? बल्दिया चेयरमैन, म्यूनसिपालिटी चेयरमैन। म्यूनसिपालिटी चेयरमैन वो जो वहाँ पे मेंबर्स होते हैं उनके पर डिपेंड करता है। नहीं मगर इसमें माइनॉरिटी डिपार्टमेंट चांस था क्या ना सर, नहीं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट क्या कांग्रेस का मेंबर था, कांग्रेस की तरफ जी, से बिल्कुल। कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट था और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को भी चाहिए था कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करे, जबकि डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटी प्रेसिडेंट थे। समीर को मैंने ही बनाया है चेयरमैन, मगर आज तक भी उनका पूरी तरह से काम नहीं है। सुनिए बोलता हूँ, वहाँ पे लोकल लेवल में कुछ डिस्प्यूट था, उसकी वजह से वो ठीक से आगे बढ़ करके नहीं आया। अब ये क्लियर हो चुका है, वहाँ के MP और वहाँ के लोकल लीडर्स ने भी बोल दिया है कि समीर को कंटिन्यू करो, तो हमने समीर को कंटिन्यू किया है। आपसे बात हुई सर इस बारे में? हाँ, मेरे से बात हुई, MP से भी बात हुई, भूसार साहब से भी बात हुई। यानी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पूरी तरह से माइनॉरिटी के काम यस यस यस, उनको परमिशन है, हमने बोला उनको कि सारा डिस्ट्रिक्ट टूर करो और वहाँ पे कमिटीज बना के फ़ौरन अप्रूवल के लिए हमारे पास भेज, और वहाँ पे फंक्शन भी बहुत बड़ा इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, जल्दी करेंगे। अच्छा सर, जैसे कि आजकल देख रहे हैं आप कर्नाटक में MIM के भी कदम मजबूत होते जा रहे हैं, जैसे कि हुबली है, गुलबर्गा भी एक माइनॉरिटी सीट थी, मुस्लिम सीट, वहाँ पर भी वो लोग कैंडिडेट बना रहे हैं। क्या MIM आने से रियासत की सियासत में कुछ फर्क पड़ सकता है? रियासत की सियासत में नहीं, MEM की सियासत में बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए कि वो कैंडिडेट तो डालते हैं मगर जिताने के लिए नहीं, कांग्रेस को हराने के लिए। इनका मकसद सिर्फ इतना है, जैसे कांग्रेस पार्टी वाले बोलते कांग्रेस को हराने के लिए, BJP वाले बोलते BJP को हराने के लिए, BJP को जिताने के लिए, मगर उनका मकसद होता है जहाँ पर माइनॉरिटी को, जहाँ पर मुसलमानों को पूछा नहीं जाता, जहाँ पर उनकी मेजॉरिटी होने के बावजूद भी उनको टिकट देने में कशाकशी होती है, वैसे जगह वो अपनी सीटों को उतारते हैं। बिल्कुल गलत बात। पिछले कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में मैंगलोर में आकर के वो 45 लोगों को उन्होंने सीट दी यहाँ पर। 45 में मैं बड़े फख्र के साथ कहना चाहूँगा, एक ही ऐसा कैंडिडेट था शायद BJD में जो 1800 वोट किया था, उसके बावजूद भी कांग्रेस जीत कर आई वहाँ पर। और इनका काम सिर्फ है कि डिस्टर्ब करना। महाराष्ट्र में जब असेंबली इलेक्शन हुए, मैं भी वहाँ पर था, 25 सीट इन्होंने ऐसे डाले जहाँ पे मुसलमानों को नुकसान हुआ, माइनॉरिटीज़ की सीट पर नुकसान हुआ।
अगर वो 25 लोग जीत जाते तो आज हमारी वहाँ पे सरकार होती थी। मगर उनका तो कहना हमेशा ये होता है, जहाँ पर टिकट नहीं दी जाती, जहाँ पर कैंडिडेट को उनका हक नहीं दिया जाता, वहाँ पर वो अपनी सीट को उतारते हैं। मुझे मालूम नहीं अब किस अंदाज से सोचकर बात कर रहे हैं। ये जहाँ पे सीट डालते हैं वहाँ कांग्रेस का मुसलमान ही खड़ता है ना, तो ये कैसे कहते हैं कि जहाँ पे मुसलमान को सीट नहीं, जहाँ पे भी मुसलमान का कांग्रेस का कैंडिडेट है वहाँ पे ये सीट देता है। पहले इनको समझाइए कि ऐसा काम मत करें। आपको नहीं लगता कि उनके आने से कर्नाटक में कुछ कांग्रेस पार्टी को धक्का लगे? कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नुकसान नहीं। ये सिर्फ ऊपर शेरवानी अंदर परेशानी का है और कुछ भी नहीं। मगर एमआईएम के तो कई एक चाहने वाले हैं रियासत में। चाहने वालों में और वोट करने वालों में बहुत फर्क है। चाहने वाले अलग होते हैं और जो वोट करते हैं वो लोग अलग होते हैं। जो आदमी इलेक्शन पढ़ता है उसकी सर्विस होना चाहिए, लोगों में उसका रिकग्निशन होना चाहिए। ये सडन से हैदराबाद आ जाएंगे कि उसको हाँ भाई तू कैंडिडेट जा रहे खड़ा हो जा, ये क्या है? क्या है? कोई सिस्टम नहीं, कुछ नहीं। हम लोग पूरा आइडेंटिफाई करके कौन से वार्ड में कौन जीत सकता है उसको हम सीट देते हैं। इस तरह से बहुत से लोगों को चांस भी मिलती है, नए लोग भी आते हैं। अब आप देखिए मिसाल के तौर पे 80 पर 2 सीट में 17 सीट हुगली में दी है और 55 सीट में 18 सीट गुलबर्गा में दी है। और क्या चाहिए? और आपको मैं पिछली बार जब असेंबली चुनाव हुआ उस वक्त की बात बताना चाहूँगा। असल में हम लोगों ने 27 सीट का डिमांड किया था असेंबली के लिए, 27 से 23 पर आए। 23 देने के लिए पार्टी तैयार थी, मगर 19 कैंडिडेट हमको मिले और 4 जगह कैंडिडेट्स नहीं मिले। 19 कैंडिडेट में 10 जीत कर गए, ऑलमोस्ट 50%। दूसरी कम्युनिटीज में बताइए 50% कहाँ जीत करके आए? कांग्रेस में एक सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करते हैं। सारे लीडर मिल करके कैंडिडेट्स को चुनते हैं, चाहे असेंबली हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे तालुक पंचायत हो। और इसके लिए हम लोगों को हमारे सदस्य जनाब DK शिव कुमार साहब का पूरा ताउन है, सपोर्ट है। तो आपको यकीन है आगे चल के कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आएगी? 100% आएगी। अब थोड़ा बाहर जाकर के लोगों से बात करिएगा। तो सर हाल ही में एक बहुत बड़ा बयान आया था रवि ठाकुर BJP के लीडर हैं, मदरसों के ताल्लुक से उन्होंने तालीम के ताल्लुक से कहा, तालिबान से कहा। आपकी कांग्रेस पार्टी इसमें नहीं कुछ काउंटर भी नहीं? सब लोग काउंटर किए हैं, हो सकता है आपकी नज़र में नहीं आया। मैं खुद परसों मंगलोर में जाकर के मैंने CP रवि को एक चैलेंज दिया है कि अगर किसी भी मदरसे में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का या टेररिज्म के बारे में क्लासेस चलते हैं तो हमको बता दें, जैसा वो कहेगा हम करेंगे। वरना मेरा चैलेंज है, मैं जो कहूँगा उसको करना पड़ेगा। मदरसों में हिंदुस्तान का झंडा लहराता है, हर 15 अगस्त को हिंदुस्तान का झंडा आप लोग गाड़ते हैं, वहाँ पर लहराते हैं। इनसे पूछे इनके कितने कितने जगह हिंदुस्तान का झंडा लहराते हैं, RSS के ऑफिस में झंडा लहराते हैं, पूछे। और इसके साथ में बीजापुर में एक पागल MLA है, तिक्कल बोलते हैं उसको, वो भी कहता है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने वहाँ पे कवर ले लिया, अब यहाँ पर भी आएंगे, इसलिए यहाँ के मुसलमान सब तालिबान हैं, इनको शूट कर देना चाहिए। मैं मोदी को बोलूँगा कि इनको शूट कर दें। इसके बाप का हिंदुस्तान है क्या? पागल है। उसको पहले भैंस का गोश्त खिलाना चाहिए अगर अकल आना है। उसे कहिए कि भैंस का गोश्त खा करके बाद में हमसे बात करिए। अच्छा सर, अब अनफरीद जिला पंचायत के, तालुक पंचायत के इलेक्शन आ रहे हैं, क्या इसमें भी माइनॉरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी? इंशाअल्लाह ज़रूर। जहाँ पर मगर एक बात मैं आपको बताता हूँ, नाम के लिए रिप्रेजेंट करना इसके लिए मुस्लिम को नहीं देते, हम भी नहीं चाहते। जहाँ मुसलमान जीत कर के आ सकता है वहाँ पर उसको सीट दें। और ये हमारी कोशिश रहेगी। हमारे सदर जनाब DK शिव कुमार साहब भी, उनका भी यही कहना है कि चूँकि नाम के लिए सीट दे दो, खड़ गया, हार गया, चला गया, ऐसा नहीं। जहाँ जीत कर के आ सकता है 100% चांसेस, कम से कम 70% चांसेस तो जीत करके तो वहाँ पर सीट दें। ठीक है, आखिरी सवाल, जैसे कि
और एक मरकज़ में इमरान प्रतापगढ़ी के आने के बाद कुछ चेंजेस देखे गए। देखिए, हर एक प्रेसिडेंट का, हर एक चेयरमैन का काम करने का अपना तरीका होता है। और आप तो जानते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब एक सेलिब्रिटी है, शायर भी है, सेलिब्रिटी भी है। उनकी पहचान पूरे हिंदुस्तान में है। और ये पहली बार मैं भी देख रहा हूँ कि AICC ऑफिस को अगर आप जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ही लोगों को देख पाएंगे वहाँ। इसलिए कि हर रोज़ पूरे हिंदुस्तान से कहीं ना कहीं से तकरीबन 150 से 200 लोग मिनिमम तो रहेंगे वहाँ मिलने। तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का एक जो एरिया है और जो लोग हैं वो सब बढ़ रहा है। वो लखनऊ जा रहे हैं, 5 और 6 और 7 तारीख को लखनऊ जा रहे हैं। लखनऊ जाके आने के बाद में बेंगलुरु को आने के लिए डेट देंगे। इसके लिए हम हर किस्म की तैयारी करके उनके साथ काम करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं। सोशल मीडिया का हो, चाहे फेसबुक का हो, चाहे कुछ भी हो, वो अच्छे तरीके से काम संभाल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि उनकी लीडरशिप में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे MLAs हो या MPs हो जीत करके भी आएंगे और अच्छा काम भी चलेगा। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट अच्छा स्ट्रांग होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले में कांग्रेस पार्टी के इक़्तिदार में माइनॉरिटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम होंगे। शुक्रिया साहब। जैसा कि नाजरीन अभी आपने सुना, वाइस सईद अहमद साहब जो रियासत कर्नाटक के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन हैं, उनका कहना यही है सीधा सीधा कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैं आपका मेज़बान एंकर इंडियन भाषा A1 TV बेंगलुरु से।